नमस्कार बच्चों। आज के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम संचयन भाग से पाठ 2 स्मृति पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम कवि परिचय करेंगे। प्रस्तुत पाठ के कवि श्री राम शर्मा जी का जन्म सन 1896 में हुआ। प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। विशाल भारत के संपादक के रूप में इनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। प्रमुख रचनाएं थी शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, शिकार संबंधी पुस्तकें, सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता को सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा जैसे कभी कभी उन्हें कठिन एवं जोखिमपूर्ण निर्णय या निर्णायक मोड़ पर ला खड़ी करती है, उसका बहुत ही सजीव चित्रण पाठ में प्रस्तुत किया गया है। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित लेख स्मृति एक संस्मरणात्मक लेख है जो साहसिक एवं शिकार कथा पर आधारित है। यह पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित शिकार नामक पुस्तक से संकलित है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। सन 1908 ईस्वी में दिसंबर या जनवरी के महीने में शाम के 3:30 या 4 बजे जब लेखक अपने छोटे भाई के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था। सर्दियों की शाम बड़ी कड़ाकेदार होती है। बड़े भैया ने तब पुकारा जब लेखक बेर तोड़कर खा रहा था। डरते हुए लेखक गया। लेखक को लगा कि शायद अब पिटाई होने वाली है। उसे लग रहा था जैसे बेर खाने के लिए भाई उसे डांटेंगे। जैसे ही लेखक पहुँचे, भाई ने कहा कि ये पत्र जल्दी पहुँचाना ज़रूरी है, इसलिए इसे अभी डाकखाने में डाल आओ। ठंड के कारण लेखक ने कानों को धोती से बांध दी। दोनों भाई डंडा लेकर निकल पड़े। लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया, क्योंकि उनके जो कुर्ता था उसमें पॉकेट नहीं था, जेब नहीं था, इसलिए उन्होंने चिट्ठियों को टोपी के अंदर रख लिया और टोपी पहन ली। कुछ दूर जाकर उन्हें कुएं के पास एक काला सांप मिला। बच्चे शैतान प्रवृत्ति के होते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चों के मन में कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है और वो शैतान प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए एक दिन लेखक और उसके मित्रों ने कुएं में झांका। उनके मन में जिज्ञासा होती है कि कुएं में आखिर क्या है। लेखक ने उसकी गहराई समझने के लिए उसमें पत्थर फेंका। अब उनके मन में फिर जिज्ञासा हुई कि इतने बड़े कुएं की गहराई आखिर कितनी होनी चाहिए, और जिज्ञासा के चलते उन्होंने कुएं में पत्थर फेंका। आवाज़ के नाम पर फुसकार सुनाई पड़ी। जैसे ही उन्होंने पत्थर फेंका, अंदर से आवाज़ आई फुसकारने की। सबने मिलकर उसमें पत्थर फेंके और मज़े किए। जब एक बार पत्थर फेंकने पर कुएं में से फुसकार की आवाज़ आई तो उनको बड़ा आनंद आने लगा और एक एक करके सारे दोस्तों ने उसमें पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और बहुत मज़े किए। मक्खनपुर जाते समय प्रायः कुएं के पास से गुजरना ही होता था। बच्चे जब विद्यालय जाते थे तो अक्सर उस कुएं के पास से गुजरते थे। लेखक एक हाथ से टोपी और दूसरे हाथ से कुएं में पत्थर फेंकता था। हमेशा जब लेखक वहाँ से गुजरते थे तो एक हाथ से टोपी पकड़ते थे और दूसरे हाथ से कुएं में पत्थर फेंकते थे। सांप से फुस-फुस करवाना जैसे आदत बन चुकी थी। उन्हें बड़ा मज़ा आता था। हमेशा जब भी वहाँ से निकलते थे
तो उस कुएं में पत्थर फेंकना, और जब सांप की आवाज़ आती थी तो उनको बड़ा आनंद आता था। उनको उसको परेशान करने में और चिढ़ाने में इन्हें बड़ा आनंद आता था। उस दिन भी छोटे भाई को साथ लेकर कुएं में झांकने लगा। जब लेखक को भाई ने चिट्ठियाँ डालने के लिए कहा और वो जब वहाँ से गुजरे, तो उस दिन भी उन्होंने कुएं में झांका और सांप पर पत्थर दे मारा। लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। क्या हुआ? टोपी भी उछली और तीनों पत्र कुएं में चले गए। जैसे कि लेखक हमेशा करते थे, एक हाथ से टोपी निकालते थे और दूसरे हाथ से पत्थर फेंकते थे। आज भी उन्होंने वही किया और वो भूल गए कि हमारी टोपी के अंदर क्या है, पत्र रखे हुए हैं। और अचानक तीनों पत्र कुएं में पत्थर के साथ गिर गए। पत्रों पर झपट्टा मारने के कारण में भी उसमें गिरने ही वाला था। जैसे ही पत्थर फेंका और पत्थर के साथ पत्र गिरने वाले थे, तो पत्र को पकड़ने के चक्कर में मैं भी उस कुएं में गिरने ही वाला था। अब क्या हुआ? दोनों भाई रोने लगे। बड़े भाई की मार का भय सता रहा था। छोटे भाई को लग रहा था कि अब बड़े भाई की तो पिटाई होगी। माँ की याद आने लगी। जब बच्चे परेशानी में हो जाते हैं, समस्या में होते हैं, तो उनको सबसे पहले माँ की याद आती है कि काश माँ यहाँ होती और हमारी सारी परेशानी दूर कर देती और हमें गोद में उठा के कहती, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। तो वहाँ भी दोनों भाइयों को अपनी माँ की याद आने लगी। झूठ बोलना आता नहीं था। अब झूठ इससे पहले कभी बोला नहीं था कि जाकर कह दे कि हाँ हमने चिट्ठियाँ डाल दी हैं और सच पर पिटाई होगी। इधर दिन तेजी से गुजर रहा था। हर तरफ दुविधा उत्पन्न हो रही थी। इस तरह लेखक ने चिट्ठियाँ प्राप्त करने के लिए सांप से लड़ने का मन बना लिया। अब झूठ बोलना नहीं चाहते थे लेखक, कभी बोला भी नहीं था, और घर जाकर मार का डर। तो दोनों से बचने के लिए लेखक ने एक तीसरा रास्ता निकाला कि मैं कुएं में जाकर चिट्ठियों को निकालूंगा सांप से लड़कर। लेखक आगे बताते हैं कि एक धोती लेखक की, जो लेखक ने पहन रखी थी, एक भाई की, जो भाई ने पहन रखी थी, एक चने वाली, जिसमें आते समय माँ ने रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे, वो उन्होंने एक धोती में बांधे और चल पड़े थे। तो एक धोती थी जिसमें चने बंधे हुए थे और दो धोतियाँ जो उनके कान में बंधी थी। अत्यधिक ठंड होने के कारण उन्होंने अपने कान में धोती बांध रखी थी। धोतियों को और कुछ रस्सी मिलाकर उन्होंने एक डंडे के सिरे पर बांध दिया और कुएं में डाल दिया। जितनी भी धोतियाँ उनके पास थी उन सबको उन्होंने आपस में बांधा और एक थोड़ी रस्सी की सहायता से एक लंबी सी डोर बना ली और उस डोर को डंडे के एक सिरे पर बांधकर कुएं में डाल दिया। धोती के दूसरे सिरे को डेंग से बांध दिया। डेंग मतलब कुएं के ऊपर लोहे के सरिया रहता है जिस पे हम पानी भरते हैं, जिसकी सहायता से एक रिंग लगी रहती है और एक जो सरिया रहता है उस पर उन्होंने बांध दिया और छोटे भाई को पकड़ने के लिए कहा। उसने कहा कि इसको पकड़ के रखना। लेखक कुएं में उतरने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने क्रोधित सांप को देखा। अब जब बार बार सांप को परेशान किया गया जाता था तो उसको अत्यधिक क्रोध आने लगा, और जैसे ही उसने लेखक को उतरते हुए देखा तो उसको और क्रोध आया और लेखक ने उसको देखा कि क्रोधित होकर सांप अपने फन फैलाए हुए बैठा है। लेखक बिना कुएं में उतरे सांप को नहीं मार सकता था। जैसे ही लेखक ने सोचा कि मैं बिना कुएं के अंदर उतरे सांप को मार नहीं सकता, लेखक ने योजना बनाकर पेड़ दीवार पर लगाए। जब हम किसी काम को अंजाम देते हैं तो हमको योजना बनाना आवश्यक है कि हमको आगे क्या करना है। इसी प्रकार लेखक ने भी योजना बनाई और अपने पेड़ों को दीवार पर लगाया, किंतु थोड़ी मिट्टी झड़ते ही सांप ने उसे फुकार मारी। क्योंकि कुआं कच्चा था तो जैसे ही पैर रखा लेखक ने तो मिट्टी वहाँ से निकली और सांप के ऊपर गिरी। जैसे ही गिरी उसने फुफकार मारी। उसको लगा कि शायद लेखक का हाथ या पैर वहाँ पर पहुँचा है। लेखक एकटक सांप को देखता रहा। लेखक को लगा कि सांप को दबाया जा सकता है। उसको लगा कि शायद मैं लाठी से सांप को दबा दूंगा। उसके बाद लेखक ने सोचा चिट्ठियाँ को सरकाया जाए।
उसने सोचा सांप को छोड़ देते हैं और चिट्ठियों को सरका के उठा लेते हैं। सांप को मारना या बिल्कुल छेड़छाड़ी न करना, ये दो रास्ते थे। या तो सांप को मार कर चिट्ठी ले ली जाए या फिर सांप की तरफ जाए नहीं, उसको छेड़े नहीं और चुपचाप अपनी चिट्ठियाँ उठा के धीरे से ले आए। किंतु अंततः दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ा। आगे लेखक ने देखा, धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ाया। जैसे ही सांप ने फुफकार मारी, हृदय कांप उठा, डंडा छूट पड़ा। अब जैसे ही सांप ने फुफकार मारी तो लेखक डर गए, भयभीत हो गए और उनके हाथ से डंडा छूट गया। डंडा छूट पड़ा। जैसे ही लेखक उछलकर खड़ा हुआ तो ध्यान से देखा कि डंडे पर कुछ पीव अर्थात जहर के धब्बे थे, जो सांप ने डंडे पर चिपक कर अपना जहर उस पर छोड़ दिया था। सांप को लगा कि शायद लेखक के पैर होंगे, तो उसने काटा और उस पर जहर छोड़ दिया। ऊपर छोटे ने समझा कि सांप ने लेखक को डस लिया। जैसे ही डंडे पर सांप की फुफकार की आवाज़ आई और लेखक की आवाज़ आई तो बाहर जो उसका भाई बैठा था उनका कुएं के बाहर, उनको लगा कि शायद भाई को सांप ने डस लिया है, इसलिए वो नीचे गिर पड़ा है। वह चीख पड़ा है, चिल्लाने लगा है। देवी की कृपा थी, इसलिए डंडे के लेखक की ओर खींच लेने से सांप का मुंह और दिशा बदल गई। जैसे लेखक ने डंडे को खींचा तो सांप का मुंह दूसरी तरफ हो गया, उसके मुंह की दिशा बदल गई और लेखक ने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। जैसे ही सांप का मुंह उस दूसरी दिशा में गया, लेखक ने तुरंत पोस्ट कार्ड उठा लिए और छोटे भाई से धोती में लिपटे पत्रों को खींच लिया। जैसे ही पत्र मिले, उन्होंने धोती में बांधा उसको, पत्रों को, और छोटे भाई से कहा कि तुम ऊपर खींच लो। छोटे भाई ने तुरंत ऊपर खींच लिया। लेखक ने हिम्मत दिखाते हुए, लेखक ने बहुत हिम्मत दिखाई। उस समय लेखक की उम्र मात्र 11 वर्ष की थी और इतनी छोटी उम्र में 36 फुट चौड़ाई करके पार करके अपनी जान बचाना और चिट्ठियों को लाना एक बहुत ही हिम्मत का काम था जो लेखक ने किया। उसने उनके कुएं पे चढ़ते हुए एक राहगीर वहाँ से निकल रहा था, उसने देखा। लेखक ने उन्हें कहा कि ये घटना आप किसी को नहीं बताएंगे। और फिर बाद में सन 1915 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद लेखक ने यह घटना अपनी माँ को बताई और माँ ने लेखक को अपनी गोद में छुपा लिया। जैसा कि लेखक ने सोचा था कि काश मेरी माँ यहाँ आ जाए और मुझे बोल दे कि सब ठीक हो जाएगा या मुझे गोद में उठा ले। ठीक वैसा ही हुआ। इतने समय बाद भी जब माँ को पता चला, सारी कहानी पता चली, तो उन्होंने लेखक को गोद में छुपा लिया और कहा कि सब ठीक होगा। इसी प्रकार बच्चों को शैतानियाँ करने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन कभी कभी वो परेशानी में फंस जाते हैं। किंतु जब भी कोई परेशानी में फंसते हैं, उसका हल भी स्वयं ही निकालना आना चाहिए। परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। शांति से, ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकला जा सकता है। यह सीख हमें इस कहानी में मिलती है। बच्चों, आज मैंने आपको कहानी का सारांश समझाया भी है और भेजा भी है। आप पढ़ें, समझें, सुने। अगली कक्षा में मैं आपको पाठ संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ भेजूंगी। आप उन्हें पढ़ें, समझें और लिखें। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।